हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। तो आज के एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेज एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज 2 मार्च है और आज के हम हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियंस को कवर कर रहे हैं। अब ये एक बार इसको बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बिकॉज जो एडिटोरियल पेज होता है, एडिटोरियल भी एक तरह से ओपिनियन होता है, बट इट इज़ ओपिनियन ऑफ द न्यूज़पेपर इटसेल्फ। ठीक है, जो आप ओपिनियंस बाकी देखेंगे, जो बड़े वाले ओपिनियंस होते हैं, जो आपके जो बीच में जो आपका पेज होता है उसके सेंटर में जो होता है, तो वो बड़े आर्टिकल्स होते हैं और उसमें ऑथर का नाम लिखा भी होता है, पर एडिटोरियल में आप कभी नहीं है देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है उसी पे वो हाईलाइट करेंगे, ओपिनियन प्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है। हमें यहाँ पे एक ब्रीफली एक बैकग्राउंड मिल जाता है उन इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद जो उसके अंडरलाइंग इश्यूज है, क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या इश्यूज है उसके अंदर और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, वो बता दिए जाते हैं ब्रीफ में। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए कंप्लीटली हेल्पफुल हो, रिलायबल हो, क्योंकि वो उसका ओपिनियन जिसका है उसका व्यू पॉइंट है ये। पर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और न्यूट्रल होना पड़ता है, हमें और पर्सपेक्टिव्स निकालने पड़ते हैं और उसको कंडेंस करके लिखना होता है। 250 वर्ड्स, नॉर्मली ओपिनियन वाले 250 वर्ड्स में होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये एनालिसिस वीडियोस है, जैसे कि आई एम देयर, सो आई विल हेल्प यू ब्रेक दिस अप, डिकोड दिस थिंग एंड मेक इट मोर यूजेबल फॉर एग्जाम। नाउ टुडे वी हैव 3 आर्टिकल्स, ठीक है। तो पहला वाला आपका एडिटोरियल है, सब हिंदू पेज में से, हिंदू पेपर में से है, और 2 आपके ओपिनियंस हैं यहाँ पे। तो द कॉशनरी टेल, सो किस चीज़ का कॉशन हमें लेना चाहिए? ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, तो इसके चलते बता रहे हैं कि हमारी जो कंट्री की डिजास्टर रिस्क है वो बढ़ सकती है, इसीलिए हमें कॉशन रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी को करेंगे। वैसे तो हमने मेंस आंसर राइटिंग वीडियो में थोड़ा सा इसको कवर किया ही है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। दूसरी चीज़ है बस्टर्स व्हील ऑफ जस्टिस ग्राइंड एक्सीडिंगली स्लो। तो जब बस्टर हमने बोल ही दिया, बस्टर इज अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो वहां पे ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को मनगढ़ंत कहानियां बना के या फैब्रिकेटेड स्टोरीज में उनको जेल में डाल दिया। तो उनकी क्या कंडीशन होती है, उनके ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बताया रखा है। इनफैक्ट द ऑथर इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बेला भाटिया के नाम से है, एंड उनको एस्टैब्लिशमेंट पसंद भी नहीं करती, ठीक है। अर्बन नक्सल और ऐसी चीज़ों पे उनको चार्ज लगाती रहती है। तो ये है, इन्होंने इसको हाईलाइट किया है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना एडिक्वेट नहीं होगा, हमें वहाँ एक स्टोरी मिल जाती है, हमें लोगों का व्यू मिल जाता है यहाँ पे, पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या इश्यूज है, एक एनेक्डोटल एविडेंस मिलता है, पर हमें इसको यूजेबल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखेंगे, और ये तो नक्सल इस रीजन के बारे में है, पर ये पूरे कंट्री में हमारे प्रॉब्लम है। लाइकवाइज देयर आर पीपल हु आर पुट इनटू जेल, पर अभी वो कॉन्विक्ट्स है नहीं, मतलब उनको गिल्टी प्रूव नहीं किया गया है। 75% ऑफ आवर पीपल इन आवर कंट्री जो प्रिजन्स के अंदर है वो अंडर ट्रायल्स है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो ये एक अगेन इस इशू को भी पकड़ लेंगे हम यहाँ से और इसको थोड़ा और एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज है। एंड देन ऑब्वियसली यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो इंडिया फंस गया है ना, बीच में फंस गया। यूएस और जो वेस्ट है और रशिया के बीच में, दोनों दोस्त, पर क्या करे, क्या चूज करना है, वो एक पॉलिसी डायलेमा हो रखा है। तो वही है द यूक्रेन वॉर, इंडिया एंड द स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। तो उसी का एक ओपिनियन है यहाँ पे, राइट। देन तो कॉशनरी टेल को देख लेते हैं। सो इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी, ठीक है। तो आईपीसीसी रिपोर्ट जो आई है उसको इनको वार्निंग देनी चाहिए, एंड श्योर अप अडाप्टेशन मेजर्स। तो क्या अडाप्टेशन मेजर्स होने चाहिए नेचुरली, और ये आईपीसीसी की वार्निंग क्या है, और ये आईपीसीसी क्या है भाई, आईपीसीसी को इतना सीरियसली क्यों ले, ये भी तो बात आनी चाहिए। तो आईपीसीसी आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो ये बॉडी, ये संस्था बनाई गई थी 1988 के अंदर, और इसका जो लोकेशन है, हेडक्वार्टर है, वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। और इनकी जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसे आईपीसीसी इज बेस्ड इन
जेनीवा, तो यूएनईपी कहाँ पे बेस्ड है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये एजेंसी काम क्या करती है, रिपोर्ट जारी करती है और कुछ नहीं करती। ठीक है, रिपोर्ट जारी करती है भाई क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, क्या क्या रिस्क होगी इसकी, और ये खुद की एज सच फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते, ये जो रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ रखी है उसी को करती है, क्योंकि ये भी एक थीम है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाँ आ सकता है इस पे, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि आ चुका है। ठीक है, तो ये है, ये आपको ये चीज़ों पे ध्यान रखना है यहाँ पे। हाँ जी, तो इन्होंने बोला कि देखो ये जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का मतलब है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक it will reach multiple climate hazards over the next 2 decades with a global warming of 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वेदर सिस्टम्स है वर्ल्ड के वो अफेक्ट हो जाएंगे, तो मॉनसूनल साइकिल है वो अफेक्ट हो जाएगा, द आर्कटिक और अंटार्कटिक वो वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो जाएगा, आर्कटिक्स ऑलरेडी मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट्स जो है आपकी, जो प्लानिटरी विंड्स के सिस्टम को देखती है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इससे जो नेचुरल हैजार्ड्स जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, जो रिस्क स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर, वो और बढ़ने के चांसेस है, और इसके चलते हमें अडेप्टेशन मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़े से फैक्ट्स ले लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास है कि हमारा जो ड्रॉट हमारी कंट्री के अंदर होता है, मतलब सूखा, तो अबाउट 68% ऑफ आवर लैंड इज ड्रॉट प्रोन, 12% ऑफ अ लैंड इज फ्लड प्रोन। और आजकल आप देख लीजिए कितने सारे हर साल होता है कि अर्बन फ्लड्स हो रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड ये सिनेरियो देखा जा रहा है। फिर एग्रीकल्चर को रिस्क होगा इससे। यहाँ पे बता रखा है कि हीट वेव्स लिंक्ड डेथ्स, तो ड्रॉट हो गया, पानी नहीं है, हीट वेव का मतलब है कि बहुत गर्मी है, मतलब हीट वेव ऐसा नहीं कि वेव्स आ रही है, हीट वेव का मतलब है कि टेम्परेचर जो था नॉर्मल, मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर चंडीगढ़ का है 35 डिग्री, तो वो जा रहा है 40 डिग्री, तो जो नॉर्मल से ऊपर जा रहा है उसको हीट वेव का नाम दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, स्पेशली जब पानी नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, तो डेथ्स, कैजुअलिटी होने के चांसेस है, या फिर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, काम नहीं करता ना, पढ़ाई करने का मन नहीं करता उस टाइम पे, अभी एग्जाम होगा तब लाइट नहीं होगी हॉल में, तब मुश्किल होती है सीसैट के टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस आती है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो इनके चलते हमें करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको मिटिगेट कैसे करें, क्योंकि इंडिया का कंट्रीब्यूशन डेटा वाइज देखें कि बोलते हैं कि 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 4% ऑफ एमिशन इंटेंसिटी, पर ये बहुत बड़ा नंबर है, और हमारी तो पॉपुलेशन वैसे ही बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हम कुछ कर सकते हैं गिवन आवर प्रोफाइल। हम लोग कैपेसिटी में अगर हम कुछ मिटिगेशन मेजर करें तो वर्ल्ड में ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो इसके चलते हमने जो क्लाइमेट चेंज टॉक्स हुई थी अभी, तो एक है आपका COP21, जहाँ पे पेरिस समिट भी इसको कहते हैं, जहाँ पे इंडिया और बाकी कंट्रीज ने अपने कुछ प्रोमिसेस रखे थे कि हम ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा करेंगे, हम कार्बन न्यूट्रल होंगे, कुछ कमिटमेंट्स करी थी। तो अब आया है COP26 जो सबसे लेटेस्ट था, जो ग्लासगो में हुआ था। तो वहाँ पे हमने अपनी कुछ कमिटमेंट्स को और इंटेंसिफाई किया है। तो हमने कमिटमेंट दिया है कि भाई नेट जीरो एमिशंस जो है वो 2070 तक हम कर देंगे, मतलब कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे बाय 2070। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें 50% रिन्यूएबल में से आएगा। ठीक है, तो 50% हमारा उसमें से आएगा, तो आई थिंक 1000 गीगावाट हम टोटल सप्लाई जनरेट करेंगे, और उसमें से रिन्यूएबल का शेयर 50% होगा। फिर यहाँ पे एक वेट बल्ब टेम्परेचर इज बेसिकली आपका जो थर्मोमीटर होता है ना, इसको थर्मोमीटर मान लीजिए, जो आगे जो बल्ब होता है जो जबान पे लगाते हैं, तो उस पर अगर आप गीला कपड़ा लगा दो वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। तो इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ ह्यूमिडिटी इन द इकोनॉमी, ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये होता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब के, जो ड्राई बल्ब का आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, वेट बल्ब में थोड़ा कम आएगा, तो उसके डिफरेंस से आप ह्यूमिडिटी का एक इंडिकेशन निकाल सकते हैं, चार्ट्स होते हैं उससे पता लग जाता है। चलो, तो ये है, तो ये बात कर रहे हैं कि ये तो आप बहुत लॉन्ग टर्म बातें कर रहे हो, 2070 इतने लंबे टाइम तक आप करोगे, आप तो 50 साल है उसको, पर ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 डिकेड्स में आ जाएगा आपका। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमें अपने स्टेप्स और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, हेस्टेन करने पड़ेंगे अपने मेजर्स को। ठीक है, ये नहीं तो
हमारा जो क्लाइमेट चेंज से जो इफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर वो बहुत सिवियर होगा। ऑलरेडी हम लोग अफेक्टेड है और ज़्यादा सिवियर होगा। आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर अलोन कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% है, 12% है जीडीपी का, बट 55% पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब ड्रॉट होगा, सूखा होगा, तो फार्म फेलियर्स होंगे उससे, ठीक है, तो इट विल अफेक्ट 55% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन दैट लाइट वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। एक शॉर्ट टर्म हमें मेजर्स लेने चाहिए। ये तो आपका इसका हो गया, पर ये इस लाइन पे नहीं जा रहा। शोर अप अडॉप्टेशन, हाँ शोर अप अडॉप्टेशन मेजर्स ही हो गई है। अब इसके चलते एक और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे डिजास्टर्स बढ़ेंगे, ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज से हमारे डिजास्टर्स बढ़ेंगे, तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हमें उसको और इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट दिस थिंग, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर है। द व्हील्स ऑफ जस्टिस, बस्टर्स व्हील ऑफ जस्टिस ग्राइंड एक्सीडिंगली स्लोली, ठीक है। तो ये है बेला भाटिया, ह्यूमन राइट लॉयर वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ बस्तर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बेसिकली एक अकाउंट दे रही है लोगों के थ्रू कि ये लोग ऐसे अफेक्ट होते हैं, वैसे होते हैं, तो उसका एक बता रही है। तो हम इसको थोड़ा और एलाबोरेट आगे करेंगे एग्जाम के लिए। तो ये बता रही है कि जैसे पैरामिलिट्री होती है वहाँ पे, तो उसका जो प्राइमरी रीज़न है वहाँ पे होने का, ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नक्सलिज्म, राइसन डेट्रे, ठीक है। तो ये उसका प्राइमरी यहाँ पे रीज़न है। और जब भी ये पैरामिलिट्री है और उनसे कभी एक्शन हो जाता है और उसके एक काउंटर, एक माओवादी जो है वो अटैक कर देते हैं, तो उसमें जो फंस जाता है वो लोकल आदिवासी लोग हैं। और कितनी बार वो लोकल आदिवासी शायद उन्होंने कुछ किया भी ना हो, पर उनको राउंड अप करके जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है। इनफैक्ट आप यहाँ पे ही देख लीजिए कि पंजाब के अंदर जो ड्रग्स वाला हो रहा था, तो एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी कि जो एफआईआर होती है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि और सेम स्टोरी होती है हर जगह, ठीक है। तो एक फैब्रिकेटेड केस में लोगों को डाल दिया जाता है यहाँ पे। एंड इसके चलते हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन द जेल, एक तो जेल में पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, नंबर ऑफ पीपल। दूसरी बात है कि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो आपके आदिवासी लोग हैं। आदिवासी लोग मतलब ट्राइबल लोग, जिनको फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, जिनको रूल ऑफ लॉ और लीगल नॉलेज वो नहीं है, वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स दी गई है लोगों को, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। तो ये है। तो एक है मोर ऑफ आदिवासी ट्राइबल पीपल हु आर अफेक्टेड, एंड अदर थिंग इज कि अधिकतर लोग जो जेल के अंदर है वो है अंडर ट्रायल्स, मतलब उनको जेल में डाल दिया पर अभी वो कॉन्विक्ट नहीं है, कोर्ट में साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने सच्ची में कुछ किया था, ठीक है। तो अंडर ट्रायल है और वो ऐसे ही चली जा रहा है उसका। इनफैक्ट इंडिया का पैन इंडिया फिगर है 75%, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए कि बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट नहीं दे रखा था, ठीक है। तो ये है 75% अदरवाइज इन इंडिया आर अंडर ट्रायल्स, ठीक है। तो ये है। और जो कॉन्विक्ट है वो तो होना ही चाहिए जेल के अंदर, पर ये वाले ऐसे ही फंसे पड़े हैं यहाँ पे। और अगर ये फैब्रिकेटेड केस में तो और मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं कोविड-19, जिसके रेफरेंस में आर्टिकल दिया गया है कि जो ये कोविड हो गया तो उसकी वजह से कोर्ट्स वगैरह बंद हो गए थे, ठीक है, पेशी नहीं हो रही थी, तो उसके चलते जो अंडर ट्रायल्स है उनके राइट्स और अफेक्ट हो रहे हैं। फर्दर मोर अगर हम इसको और देखते हैं कि हम बोल सकते हैं कि द कंडीशंस इन प्रिजन्स आर वेरी वेरी बैड, ठीक है। तो कंडीशंस आर बैड, दे हैव टू लिव अवे फ्रॉम द फैमिली। अच्छा, उनको बेसिक चीज़ें जो है नेसेसिटी की वो भी नहीं प्रोवाइड की जाती, जैसे कि टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े, अंडरवेयर, ये सब चीज़ें नहीं मिलते उनको, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है। फिर जब सुनवाई होती है दैट इज एट मिनिमम, मतलब वंस अ मंथ होती है, वो बहुत कम है। और मतलब एक सुनवाई हुई और अगर मान लो कि विटनेस नहीं आया, तारीख आ गई पर अगर विटनेस नहीं आया या पुलिस के पास गाड़ी नहीं थी, वो वीआईपी ड्यूटी में थे, तो इन दैट केस वो तो फंस गया ना, जिसका था, जो जेल में फंसा पड़ा है वो तो वहीं का रहेगा, फिर उसको अगले महीने का मिलेगा। ऐसे ऐसे करके कितने साल निकल जाते हैं, वो जेल में ही रहते हैं। जिसका चार्ज लगाए, जितनी पनिशमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा, तो वो वैसे ही जेल में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे देखी जा रही है। अच्छा, तो
ये है। तो इसको रिफॉर्म करने के लिए, इसको करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, आपने देख लिया कंडीशंस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, एक प्लाइट ऑफ द अंडर ट्रायल्स का भी एक तरह से आपने एक यहाँ पे देख लिया। तो इसको रिफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? नेचुरली शी इज सेइंग कि भाई स्पीड ऑफ ट्रायल को इम्प्रूव करना चाहिए, पर स्पीड ऑफ ट्रायल तो तब होगा ना जब लोगों को पता होगा कि हमें ट्रायल पे जाना है। हाँ ठीक है, पुलिस वगैरह ले जाएगी उसको। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता रही है कि कितनी बार ये लोग लॉयर्स को अपॉइंट करते हैं और लॉयर पैसे लूट लेते हैं, कुछ करते हैं नहीं एक्चुअल में। तो ये बात कर रही है, ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाय ग्रीडी लॉयर्स। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रायल है, ये ग्रीडी लॉयर की बात करते तो हम बात कर लेते हैं। एक हमारे पास एक लॉ भी है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा करके एक लॉ बनाया गया था जिसका काम था कि जुडिशियल सिस्टम या सिस्टम ऑफ जस्टिस को और इंक्लूसिव बनाना है। ठीक है, जो लोग जुडिशियल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके पास कोर्ट कचहरी लेके आना। सो दैट इज द पर्पस ऑफ नालसा। तो इसको और एक्टिवेट, इसको और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है सो दैट वी कैन रिफॉर्म द इशू ऑफ द प्लाइट ऑफ द अंडर ट्रायल्स। इनफैक्ट इसको सर्वे करने की भी जरूरत है, इसको ऑडिट करने की जरूरत है, और जो लोग इसमें हैं उसको ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। ठीक है, ऑन अ कंसेशनल बेसिस, नहीं होता तो बेल दो उनको। तो ये है, यहाँ पे बेल भी नहीं मिलती है उनको। Beyond this, we can also say that there is an issue of पुलिस एक्सेसेस, टॉर्चर्स, ह्यूमन राइट वायलेशंस। ठीक है, ये हो जाता है, वहाँ पे मार पिटाई हो जाती है, गुंडागर्दी भी बहुत होती है, और पुलिस भी मिली होती है इसमें। तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कि पुलिस पे अकाउंटेबिलिटी हो। तो प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट ने बोला था कि हमारे पास एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पे कॉमन मैन कैन सीक ग्रीवेंस रिड्रेसल अगेंस्ट दी पुलिस। ठीक है, तो पीसीए होना चाहिए हमारे पास। एंड उन्होंने एक और एक चीज़ बोली थी, अगर आप यहाँ पे देखिए, जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो पुलिस है वो सेम लोग है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे वी शुड हैव अ डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच। ठीक है, जो पुलिस के अंदर ही बट डिफरेंट है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, पुलिस तो फिर उसी तरह का एविडेंस डालेगी ना कोर्ट के अंदर जिसमें वो गिल्टी प्रूव हो सके, चाहे वो नकली हो। तो देयर शुड बी अ सेपरेट इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच दैट लुक्स इनटू दिस इशू। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है जिसपे काम करना चाहिए। एंड यस, पीपल लाइक बेला भाटिया, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, so their participation should actually be encouraged given the gravity of the situation। ठीक है, तो उनको और पार्टिसिपेशन कराना चाहिए सो दैट दे कैन, जो गैप्स है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जो वायलेशंस हो रही है उनको हम ब्रिज कर सकें, उसको हम रोक सके। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे चीज़ होनी चाहिए। तो पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एनकरेज्ड। और ये बनाए नहीं है व्यूज़, ये व्यूज़ थ्रू वेरियस लॉ कमीशन या कोई कमिटी रिपोर्ट, उन्हीं में से ये व्यूज़ यहाँ पे दे रहा हूँ। अच्छा, अभी आप एक चीज़ और, आप ये पढ़ रहे होंगे स्लैप लिटिगेशन। अभी मैं बोलूँ अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया है तो अनलॉफुल स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर लॉ, जैसे कि एनआईए एक्ट के अंदर बंद कर दिया, या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब देखो, कोई व्यक्ति कोई व्हाट्सएप पे लाइक करते थे, उस पर भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें, या सेडिशन लॉ लगा देते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया गवर्नमेंट के अंदर और सेडिशन लगा दिया। तो इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति को आप इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अरेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसको बोल सकते हैं हम स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये नॉर्मली उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है जो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट या मोर पावरफुल लोगों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो उनको डराने के लिए, चुप कराने के लिए ये प्रोविजंस यूज हो जाते हैं, मिसयूज हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन मतलब स्ट्रैटेजिक तरीके से लॉ को यूज करना सो दैट पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, और वो बेसिकली क्रिटिसिज्म और डिसेंट को रोकने के लिए होता है। राइट देन, Now coming to the third article, the Ukraine war, India and a stand of non-alignment। ठीक है, हम देख ही रहे हैं ये जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है, और इसके चलते जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, क्योंकि इंडिया इज काइंड ऑफ कि भाई हम वेस्ट के साथ भी नहीं, हम रशिया के साथ भी नहीं, और ये इंडिया को सूट कर रहा है इस टाइम पे। तो फिर अभी यूएनजीए में जाएगा तब भी इंडिया ने अब्सटेन कर देना इसको। ठीक है,
ओपनली कंडेम भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, इससे पहले भी वॉर होने से पहले कंडेम नहीं कर रहा था। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर थोड़ा सा इस आर्टिकल को यहाँ देख लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ही वॉज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट दी यूएन, तो इनके एक व्यू पॉइंट मिल जाता है। चलो इस आर्टिकल के फ्लो में जाते हैं, फिर आगे इस नॉन अलाइनमेंट के इशू को देखते हैं। तो न्यू दिल्लीज प्रेजेंट पोजीशन अपार्ट, the only lasting principle in foreign policy is the principle of national interest। सही है ना ये लाइन? is the principle of national interest। भी आपके जो कंट्री को फेवर करता है आप उसी हिसाब से स्टैंड लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह ठीक है, पर अल्टीमेट प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जो आपके कंट्री के हित में है उसके हिसाब से आप काम करेंगे। और ऐसा हम सबकी जगह देखते हैं, एक्चुअली ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इसके अगेंस्ट काम करता है। अच्छा, अब ये एक अकाउंट दे रहे हैं वॉर के ऊपर कि जो वॉर हुआ है यूक्रेन रशिया में, ज़्यादा नहीं पता और कोई कंट्री सच बताती भी नहीं है वॉर के रेफरेंस में। तो हमारे इंडिया में जब 1962 वॉर हुआ था उसके बारे में भी चुप थे और कहते हैं कि इट वुड हैव रिफ्लेक्टेड पुअरली ऑन दी आर्मी, तो वो नहीं बताना चाहते। ठीक है, तो ये है, तो ये एक उनका व्यू पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, फॉर यूक्रेन एंड दी वेस्ट, तो ये वॉर का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे रहे हैं यहाँ पे कि जो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, तो रशिया बोल रहा था कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा था। क्या खतरा था? कि यूक्रेन कुड हैव जॉइंड नाटो, तो नाटो में चला जाता है। नाटो इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट रशिया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब कोई भी नाटो कंट्री को रशिया से खतरा आता है या अटैक होता है तो वो माना जाएगा कि पूरे नाटो ब्लॉक में अटैक किया गया है। ठीक है, और वो कलेक्टिवली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो रशिया में ज्वाइन, इसका मतलब ये यूक्रेन में ज्वाइन, इसका मतलब हो गया कि नाटो विल कम मोर क्लोजर टू मॉस्को। ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्टेबल नहीं था, ये रेड लाइन थी। इससे पहले जॉर्जिया का रेफरेंस था कि जॉर्जिया, और बोला था उसने ठीक है आप कर रहे हो नाटो पर, जॉर्जिया और यूक्रेन नहीं आना चाहिए। जॉर्जिया आ गया, चुप बैठे रहे। अब यूक्रेन की बात हो रही थी तो इन्होंने फटाफट से यहाँ पे इन्वेड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये इन्वेजन फिर भी जस्टिफाई नहीं करता कि आप पूरा ऑल आउट वॉर कर दो, फिर सिविल सोसाइटी आप सिविलियंस स्ट्रक्चर्स हर जगह से इसको अटैक करना शुरू कर दो। ये भी जस्टिफाइड नहीं है इनका व्यू पॉइंट, एंड इट इज वायलेटिव ऑफ the universally accepted principle of respect for the sovereignty and the territorial integrity of the states। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल, ये इंडिया ने भी इसको कंडेम किया है बट इन अ मच लाइटर टोन एज कंपेयर्ड टू द वेस्ट। ठीक है, तो ये है। अब इसके चलते बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि रशिया का ये स्टैंड है, इससे पहले कुछ जब 2014 में अगेन एक वॉर हुआ था जिसको वॉर ऑफ डॉनबास पे कहते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में दो मिन्स्क अग्रीमेंट्स हुई थी, मिन्स्क 1 2014 में और मिन्स्क 2। मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस, तो बेलारूस में हुई थी तो इसलिए मिन्स्क इसको बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला था कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका एक तरह का रेड लाइन था कि ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन इज मूविंग मोर टुवर्ड्स द वेस्ट, तो इन्होंने कह रहे हैं कि हमने इस लाइन में इसको किया है कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, जो मानी जा रही है, बट स्टिल दिस इज नॉट जस्टिफाइंग द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन द वे इट हैज बीन डन। अब इसके चलते इंडिया फंस गया रशिया के बीच। ये सारा इसी को इलैबोरेट कर रहे हैं, रशिया के बीच। लेट मी राइट इट इन अ डिफरेंट वे। आप ये देखिए, रशिया हो गया, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया हो गया, बीच में आपका चाइना आ गया। ठीक है, चाइना तो हमेशा ही आएगा। इंडिया आ गया, यूएसए, दुनिया गोल है वैसे तो यूएसए वेस्ट में है, पर हम यूएसए ईस्ट में बनाते हैं। ठीक है, चाइना के ईस्ट में ही है। अच्छा, यूएसए। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई कि रशिया हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है। हमारा 1971 का वॉर हुआ था, तब उन्होंने हेल्प करी थी। ठीक है, उन्होंने हमें बचा लिया था जब हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश में वॉर था। यूएसए वाज मोबिलाइजिंग इट्स कैरियर, नेवल कैरियर, तो उस टाइम पे रशिया ने हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड कर दी थी। कश्मीर इशू जब होता है तब बचा लिया, मतलब बचा तो नहीं लिया मतलब, पर हमें डिफेंड कर लेते हैं। फिर इंडियाज पोजीशन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, India's entry into the Shanghai Cooperation Organization, तो they have played a very important role। उन्होंने हमको क्रिटिकल टाइम्स में हमें डिफेंस प्रोवाइड किया है,
defense equipments, etc. So they have been a key defense partner, particularly defense partner, और diplomatically भी हमको उन्होंने बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो ये है। और अगर मैं आज भी बोलूँ, हमारे जो ऑलरेडी डिफेंस पड़े हुए हैं, एक तो हमारी डिफेंस डील्स है जैसे कि S-400 है, बाकी हमारे दे हैव बीन प्रोवाइडिंग अस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर, अभी बात करें कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो वो रशिया के हेल्प से होगा। कुदनकुलम पावर प्लांट, हमें सबसे जो बेस्ट डील मिली है न्यूक्लियर पावर में और लो कॉस्ट पावर, वो रशिया से आ रही है। सो दे हैव बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन मल्टीपल स्फेयर्स। और इस लाइट में अगर हम रशिया से कट्टी हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा इन अ वे, क्योंकि रशिया इज अ वेरी रिलायबल पार्टनर। और आज के टाइम पे ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस रशिया और चाइना बड़े क्लोज हो गए हैं। चाइना ने जब 2014 का हुआ था, तब चाइना ने, एक तो प्रॉक्सिमिटी है, बॉर्डर एकदम, रशिया, चाइना और इंडिया आ जाते हैं, तो चाइना हैड प्रोवाइडेड देम गुड अमाउंट ऑफ मनी। इनका काफी इन्फ्लुएंस हो गया उसकी वजह से, सैंक्शन की वजह से, तो इन्होंने पैसे सप्लाई किया था, ऑयल ट्रेड इनसे ले लिया था इन्होंने, तो ऐसे। तो इसमें ये हो सकती है कि चाइना और रशिया साथ में हो जाए, और अगर हम इससे कट्टी हो जाए तो रशिया हमसे नाराज भी हो जाएगा, और रशिया आजकल पाकिस्तान के भी और क्लोज हो रहा है। इट इज काइंड ऑफ अ सिग्नल कि आप यूएसए के ज्यादा पास जा रहे हो, हमें ये पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन हो रही है। आप देख लीजिए, जब ये हुआ था तब इमरान खान रशिया पहुंचे हुए थे। चलिए, एक चीज ये है। अब मान लो एक बात है कि कल को चाइना हमें अटैक कर देता है, चाइना हमें अटैक करता है, तो उस टाइम पे भी रशिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन कंटेनिंग चाइना। ठीक है, तो ये है। दूसरी चीज, अब अगर इंडिया रशिया से ज्यादा नहीं करता, रशिया के फेवर में चला जाता है, तो यूएसए की पार्टनर, और यूएसए ने एक सैंक्शंस लगा दिए है, तो सैंक्शन के चलते अगर हम रशिया के साथ एंगेज करते हैं तो वी बिकम एन एडवर्सरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड वी नीड द पार्टनरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर्टिकुलरली गिवन द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वी आर विद चाइना, और स्पेशली मैरिटाइम डोमेन के अंदर। ठीक है, साउथ चाइना सी, देयर द चाइनाज असर्टिवनेस इन द इंडियन ओशन रीजन, एंड यूएसए इज बिकमिंग इंडियाज की टेक्नोलॉजी पार्टनर, मिलिट्री पार्टनर, डिफेंस पार्टनर आज के टाइम में। तो क्वाड ग्रुपिंग भी बनी है। ठीक है, तो क्वाड इज अगेन, बोलते नहीं है पर इट इज सेंटर्ड अराउंड वन कंट्री ओनली, ऐसा लगता है, चाइना। ठीक है, तो ये है, तो ये एक सिचुएशन आ गई है। आज ही के पेपर में था, अब इन डिफेंस में मैंने शायद मिस कर दिया कि डिफेंस के जो हमारे ऑलरेडी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेन्स हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट, जेट्स हो गए, तो उनके जो स्पेयर पार्ट्स तो रशिया से ही आएंगे। अगर सैंक्शन होगा तो कहाँ से मिलेंगे आपको? ठीक है, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए यहाँ पे। अच्छा, अब इसी सिचुएशन के अंदर इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? यही बात हो गई कि ओनली लास्टिंग प्रिंसिपल इन फॉरेन पॉलिसी इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो इन दिस केस व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इंडिया इज बीइंग नॉन अलाइंड। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक तरह से रख रहा है, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, कि वो नहीं तो यूएस के साथ पूरा जा रहा है, ना रशिया के साथ। रशिया को कंडेम कर दिया उसने, पर वोट नहीं कर रहा यूएनएससी में, या उसको ओपनली ऐसे नहीं बोल रहा, बट हाँ एक रिफ्लेक्ट कर दिया कि भाई ये एक्सेप्टेबल सा नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, और बोल रहा है कि डिप्लोमेसी से आप काम करें, खत्म करें इस बात को। ठीक है, तो इंडिया इज बीइंग फॉलोइंग द नेहरूवियन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जैसे उसको ठीक लगता है उस तरफ वो बह जाएगा। तो दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, दैट वी शुड कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, वेयर वी आर basically keeping the national interest in mind while dealing with this situation. Right then, so this is it from my side. ये हमारे analysis में आज इतना ही। ठीक है, तो thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Rehal. Bye bye, take care and all the best.